हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। जो डीएसएसबी का एग्जाम आपका आने वाला है, या फिर एम्स का बोल लें, या फिर जो आरएमएल लखनऊ है उसका बोल लें, या फिर आप और किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एज ए ओटी टेक्नोलॉजिस्ट या फिर ओटी असिस्टेंट, तो उसमें बेहद इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू रहेंगे। और मैं आज इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको, जो डीएसएसबी का प्रीवियस एग्जाम पेपर हुआ था उसके बीच में इस जो वीडियो रहेगी हमारी, ये वीडियो हमारी एमसीक्यू से रिलेटेड रहेगी। और इसमें डीएसएसबी में जो सवाल पूछे गए थे प्रीवियस पेपर में, तो वो सवाल भी इसमें मिक्सअप रहने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगी और बहुत ही लर्निंग वाली वीडियो रहेगी। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, जो कि एमसीक्यू से रिलेटेड है। आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कराना हमारा जो टारगेट है, उस टारगेट को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, जो इस वीडियो का पहला सवाल रहने वाला है। तो दोस्तों, सवाल कह रहा है हमसे, द मोस्ट अर्जेंट एस्पेक्ट इन ट्रीटमेंट ऑफ आर्टियल एम्बोलिज्म इज। सवाल समझे आप? सवाल को दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। सवाल कह रहा है, द मोस्ट अर्जेंट एस्पेक्ट इन ट्रीटमेंट ऑफ आर्टियल एम्बोलिज्म इन। आर्टियल एम्बोलिज्म के बारे में पूछ रहा है। हिंदी में मैं बात करूं, कुछ मेरे साथी हिंदी वाले भी हैं जो कहते हैं कि एमसीक्यू आप हिंदी में भी लेके आइए, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में पेपर आते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। कुछ कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि इंग्लिश प्रिपेयर करते हैं, नहीं तो नॉर्मली हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं। तो हिंदी की बात करें, ये सवाल हिंदी में क्या कह रहा है, धमनी एम्बोलिज्म के उपचार में सबसे जरूरी पहलू है। धमनी एम्बोलिज्म के उपचार में सबसे जरूरी पहलू है, क्या है वो पहलू? ऑप्शंस पे चलते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है डिजिटलिस, और ऑप्शन बी है हेपारिन, या फिर ऑप्शन सी है मोर्फिन, या फिर ऑप्शन डी है डाययूरेटिक। आप समझे सवाल को? क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है कि अगर आर्टियल एम्बोलिज्म का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे जरूरी पहलू क्या रहेगा, सवाल ये पूछ रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब आर्टियल एम्बोलिज्म को समझते हैं। एक्चुअली में आर्टियल एम्बोलिज्म है क्या, ये पता होना जरूरी है। जैसे कि मैं बात करूं कि पता है आपको थ्रोम्बोसिस पता है? थ्रोम्बोसिस के बारे में पता है? थ्रोम्बोसिस क्या होता है कि अगर कहीं पे कोई खून का या ब्लड का कत्था जम गया है, तो जो कलर चेंज हो जाता है, नीला सा दिखता है, रेडनेस दिखती है, इस तरीके से जो थ्रोम्बोसिस, जहाँ पर थक्का जमा हुआ है, क्लॉट जमा हुआ है, उसको थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। और वही क्लॉट किसी रीजन की वजह से वहां से निकल के आर्टरी में पहुंच जाता है, कुछ उसका पार्ट, तो वो क्या है, एम्बोलस होता है, वो एम्बोलस बोला जाता है। और वही एम्बुलेंस अगर जाके कहीं पे फंस जाता है, क्लॉट कर देता है, रुक जाता है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो आर्टियल एम्बोलिज्म कहलाता है। अब ये जो सवाल था आर्टियल एम्बोलिज्म के बारे में था कि आर्टियल एम्बोलिज्म हो जाता तो फर्स्ट ट्रीटमेंट आप कौन सी ड्रग इसमें प्रेफर करेंगे, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। समझ आ गया आर्टियल एम्बोलिज्म क्या होता है? अब ऑप्शंस पे चलते हैं धीरे धीरे। इसके शुरुआत में क्या है, डिजिटलिस्ट। अब डिजिटलिस्ट किस कैटेगरी की दवाई है दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। डिजिटलिस्ट क्या है कि जो सीएचएफ होता है, सीएचएफ मतलब फुल फॉर्म की बात करूं, सीएचएफ होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उसमें जो ड्रग दी जाती है वो रहती है आपकी डिजिटलिस्ट। अब क्या ये आरटीएल अराइथमियाज की बात कर लें, इसमें आरटीएल अराइथमियाज हो जाता है जब देते हैं। अब कंजेस्टिव क्या है, इसको सीएचएफ को कैसे समझें कि कंजेस्टिव, पता है आपको, जब रोड पे चलते हैं कि मैं उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पे बहुत कंजेस्टेड एरिया है, तो इसी चीज को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि ब्लड के अंदर, कि ब्लड के जो आसपास है इतना, सॉरी, हार्ट के जो आसपास ब्लड इतना जमा हो गया है कि वो बड़ा कंजेस्टेड हो गया है, हार्ट हार्ट पंप ही नहीं कर पा रहा है। नॉर्मली हार्ट पंप कैसे करता है? इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, सिंपल है। अब जब वहां पे इतना ब्लड हो गया है, वो वहां पे अपना वर्क कर ही नहीं पा रहा है, कंजेस्टेड एकदम भर गया है वहां पे ब्लड, तो उस कंडीशन में ये वाली दवाई दी जाएगी डिजिटलिस्ट। तो ये क्या काम करेगी, ब्लड को आसपास के पार्ट में कहीं ना कहीं हटा देगी, तो जिससे क्या होगा, जो अपना हार्ट है वो नॉर्मल पंपिंग पे आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस ड्रग को। अब आप बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, हेपारिन। हेपारिन क्या है? हेपारिन जो क्लॉटिंग ना जमने दे, एंटीकोगुलेंट कैटेगरी की दवाई है, क्लॉटिंग नहीं होने देता है ये, कि अगर कहीं पे क्लॉट हो जाता है तो ये निकाल देता है, ये रास्ता क्लियर कर देता है। हेपारिन ड्रग उस कैटेगरी की दवाई है। अब बात करें इसमें ऑप्शन सी की, मोरफिन। अब मोरफिन क्या है? देखो दोस्तों, सवाल को समझने से पहले हम ऑप्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, जैसे कि हम करते आए हैं प्रीवियस वीडियोज में भी, कि ऑप्शंस को समझना भी जरूरी है। जो एक तो राइट है
लेकिन बाकी के राइट नहीं, उनको भी समझना है कि उनका फंक्शन क्या है, उनका काम क्या है, उनकी जिम्मेदारी क्या है उन ऑप्शंस की, उनके बारे में बात करें। तो ऑप्शन सी क्या है? मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन आप जानते होंगे और आपने पढ़ा भी होगा, ये एक नार्कोटिक कैटेगरी की दवाई है जिसको एनाल्जेसिक ड्रग बोला जाता है, यानी कि पेन रिलीफ में भी इसका काम रहता है मॉर्फिन का। जैसे इस कैटेगरी में आपका मॉर्फिन भी हो गई, फेंटानिल भी हो गया, सेमी फेंटानिल भी होगा, अल्फेंटानिल भी हो गया, सुफेंटानिल भी होगा, एटसेट्रा। इस टाइप की जो दवाइयाँ होती हैं वो नार्कोटिक कैटेगरी की दवाइयाँ होती हैं जो कि एनाल्जेसिक या पेन किलर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करें ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी का है डाईयूरेटिक। डाईयूरेटिक का आपको पता होगा, डाईयूरेटिक मतलब कि लेसिक्स जो दवाई दी जाती है, फ्रूजेमाइड लेसिक्स क्या करती हैं? रिड्यूस हाइपरटेंशन, यानी बीपी को कम करने का भी काम करते हैं और यूरिन आउटपुट भी इंक्रीज करती है, यूरिन आउटपुट भी बढ़ाती है। तो डायूरेटिक। अब इन चारों ऑप्शंस में आप समझ गए होंगे कि राइट आंसर कौन सा है इसका, क्योंकि ये पूछ रहा था हमसे, क्या पूछ रहा था दोस्तों? आर्टेरियल एम्बोलिज्म, यानी कोई थक्का आके जम गया आर्टरी के अंदर, उसको निकालने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो ड्रग्स रहने वाली है आपकी, वो रहने वाली है ऑप्शन बी, हेपारिन। हेपारिन क्या है? एंटीकोगुलेंट है, तो वहां से क्लॉट को रुकने नहीं देगा, वो निकाल देगा उसको। तो अगर ट्रीटमेंट की बात की जाएगी तो हेपारिन का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर दोस्तों? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल पर जाने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने में कुछ जाता नहीं, आपकी स्क्रीन के सामने बटन है, आप सिर्फ एक बटन दबाना है, लाइक करेंगे इससे, और वीडियो को शेयर कर देना। इससे क्या होगा कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग मेरे साथ हैं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को थोड़ा सा शेयर जरूर करें, मतलब आप कम से कम 4-5 लोगों को तो शेयर कर ही दें जो अपनी लाइन के लोग हैं। क्लियर? बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है? इन हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड्स, इन हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड्स व्हाट डज ब्लू कलर मीन, यानी व्हाट डज ब्लू कलर का जो कोड होता है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? अगर मैं हिंदी में बात करूं इसको प्रॉपर तरीके से, अस्पताल के आपातकालीन कोड में नीले रंग का क्या मतलब है? नीले रंग का क्या मतलब है? आपने बहुत सुना होगा, हॉस्पिटल में आप वर्किंग है तो, अरे कोड ब्लू हो रहा है, कोड रेड हो रहा है, कोड येलो हो रहा है, कोड येलो हो रहा है, कोड पिंक हो रहा है, कोड व्हाइट हो रहा है। तो इन सब के पर्पस क्या है? ये डीएसएसबी में पूछा गया था सवाल, वहीं से लेके आया हूं मैं। जो प्रीवियस हुआ था, इस वाले पेपर जो 2018 का प्रीवियस एग्जाम हुआ था इसका डीएसएसबी का, उसमें क्वेश्चन नंबर 184 है, ये भी मैं आपको बता दूं, जो उसका क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर था। तो सवाल क्या है? इमरजेंसी कोड पूछ रहा है, ब्लू का मीन क्या है, मतलब क्या है? तो ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन ए है फायर में इसका इस्तेमाल किया जाता है कोड ब्लू का, या फिर ऑप्शन बी है हार्ट और रेस्पिरेटरी अटैक में इसका इस्तेमाल, अरेस्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ऑप्शन सी है इन्फेंट एंड चाइल्ड अबडक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है इस कलर कोड का, या फिर ऑप्शन डी है एक कम्बेटिव पर्सन। देखिए दोस्तों, सवाल को समझना, कोड ब्लू आपने तो देखो, अभी मैं सवाल पढ़ रहा हूँ तो आपको समझ आ गया होगा, इसलिए इस पे ज़्यादा टाइम भी नहीं देते हैं, क्योंकि ये शुरू से ही जब आप पैरामेडिकल लाइन में आप जाएंगे, हॉस्पिटल में एंट्री करेंगे, तो उस समय ऐसे सवाल आपको माइंड में घुसा दिए जाएंगे, आपको पढ़ा दिया जाएगा इंस्टीट्यूट द्वारा। जिस भी आप इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे होंगे या हॉस्पिटल में जॉब कर रहे होंगे, वहाँ पे आपको ये समझा दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा, इसलिए आंसर आपने दे भी दिया होगा। अगर आपने मुझसे पहले आंसर दे दिया दोस्तों, या आपके दिमाग में बैठ गई, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका आंसर सही था क्वेश्चन नंबर 2 का। ये तो इसमें जो ऑप्शन बी है, कार्डियक अरेस्ट में कोड ब्लू का इस्तेमाल करते हैं, फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कोड ब्लू का। ये तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोड ब्लू का जो इस्तेमाल करते हैं वो कार्डियक अरेस्ट में करते हैं। लेकिन अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं, फायर, फायर के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल किया जाता है? फायर के लिए दोस्तों किया जाता है रेड, कोड रेड इसका इस्तेमाल किया जाता है फायर के लिए। अगर हॉस्पिटल या किसी भी हॉस्पिटल के अंदर अगर आग लग जाती है किसी भी चांस की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, या कोई और भी सोर्स रहा हो आग लगने का, तो उस समय जो अनाउंस किया जाएगा रिसेप्शन से, वो किया जाएगा कोड रेड दिस दिस फ्लोर, ऐसे करके बोल दिया जाएगा। ठीक है? और अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं, इन्फेंट एंड चाइल्ड अबडक्शन की बात करूं, तो इसका जो कोड रहता है दोस्तों वो रहता है कोड पिंक। अगर मैं ऑप्शन डी की बात करूं, एक कम्बेटिव पर्सन की बात करूं, यानी कि कोई एंग्री हो रहा है, लड़ाई होने के चांसेस हैं, फाइट होने, जबरदस्त अब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, लड़ाई होने के जहाँ पे चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे जो कोड इस्तेमाल किया जाता है वो व्हाइट कोड इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये कोड ब्लू, कोड रेड, कोड पिंक, कोड ऑरेंज, कोड येलो, इन सबको आप याद कर लेना। पता नहीं कौन सा सवाल कहाँ से घूम फिर के आ जाए, तो एक बार रिवीजन, एक्चुअली मेरी जो वीडियो का कॉन्सेप्ट रहता है कि आपके लिए कुछ कुछ नई चीजें हैं तो बेहतर है,
वो नहीं भी नहीं है तो आपकी रिवीजन होती रहे, जिससे कि आप परखते रहें कि आपकी प्रिपरेशन कहीं छूट तो नहीं गई है, आप कुछ भूल तो नहीं गए हो। तो इस तरीके के पर्पज से ये वीडियो रहती है दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्प्लिकेशन एंड इंग्वाइनल हर्निया। सवाल क्या है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंग्वाइनल हर्निया। ये जो इंग्वाइनल हर्निया का ये कॉम्प्लिकेशन इनमें से एक नहीं है, बाकी के सब हैं, क्योंकि पूछ रहे हैं ना फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्प्लिकेशन। अगर मैं हिंदी में बात करूं दोस्तों, तो हिंदी में रहेगी इसकी, निम्नलिखित में से कौन सी बक्षण हर्निया की जटिलता नहीं है। बक्षण हर्निया मतलब कि इंग्वाइनल हर्निया की जटिलता नहीं है। हिंदी के वर्ड कुछ कुछ ऐसे टफ होते हैं कि आपको भी समझने में और मुझे बोलने में भी थोड़ी सी अजीब से लगते हैं, तो इसको इंग्वाइनल हर्निया ही कर देते हैं हिंदी में भी। तो ठीक है, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए है इन्फ्लामेशन, और ऑप्शन बी है स्ट्रेंगुलेशन, या फिर ऑप्शन सी है ऑब्स्ट्रक्शन, या फिर ऑप्शन डी है ब्लीडिंग। सवाल आप समझ गए कि इनमें से इज नॉट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया कहाँ पे होता है, इस रीजन पे होता है, नीचे की तरफ होता है इंग्वाइनल हर्निया। अब इंग्वाइनल हर्निया में एक कॉम्प्लिकेशन इनमें से नहीं होता है, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो वो कौन सा ऑप्शन है वो हमें राइट बताना है, वो हमें सही बताना है, तो वो ऑप्शन क्या है। अब बात करें इनको ऑप्शंस को समझने की। इन्फ्लामेशन क्या है कि स्वेलिंग हो गई, कुछ अजीब सा हुआ बॉडी के अंदर, कुछ फॉरेन पार्ट पहुंच गया या कुछ और रीजन की वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी, सूजन होगी, स्वेलिंग हो गई, या और भी कोई कलर चेंज हो गया, हॉट रेडनेस हो रही है, वहाँ पे अलग तरीके की इन्फ्लामेशन होगी। आप इन्फ्लामेशन से समझ गए होंगे। ऑप्शन ए ये है। ऑप्शन बी क्या होता है, स्ट्रेंगुलेशन। स्ट्रेंगुलेशन क्या होता है दोस्तों, स्ट्रेंगुलेशन होता है कि एक तरीके से फंदा, फंदा समझते हैं, किसी को मतलब गर्दन से फंदा लटका और ऐसे लटका दिया तो क्या होगा। स्ट्रेंगुलेशन का मीन है फंदा, मतलब जैसे कि बात करें इस इंग्वाइनल हर्निया से रिलेटेड हमें बताना है, तो इंग्वाइनल हर्निया से रिलेटेड बताया जाए कि जो बावल है वो बावल कुछ अनएक्सपेक्टेड एरिया में चली गई, जहाँ उसका जाना पॉसिबल ना, तो कोई स्पेस मिल गया, वहाँ पे जाकर वो फंदा लगा दे आपस में, जो आपकी क्योंकि असेंडिंग कोलोन सेमी ये सब जो कोलोन रहती है वो वहाँ पे जाकर घूमी और इस तरीके से होगी असेंडिंग डाइसेंडिंग, ये डिसेंडिंग, ये जब कोलोन आप पढ़ेंगे इसको लार्ज इंटेस्टाइन को, तो उस तरीके से जाकर वो कहीं पे फंस गई, फंदा लग गया। फंदा लग गया तो क्या हुआ दोस्तों, फंदा लग गया तो वहाँ पे क्या हुआ, उस पार्ट पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ पे ब्लड ही नहीं पहुंच रहा है, तो बहुत ही सीवियर कंडीशन रहती है, बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन रहती है। अगर स्ट्रेंगुलेशन हो गया है तो 6 आवर्स के अंदर उसको ऑपरेट करा लेना चाहिए, सर्जरी करा लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जब ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वो पार्ट या फिर वो ऑर्गन वहाँ पे खत्म होना शुरू हो जाएगा, नीला पड़ना शुरू हो जाएगा, तो वो बेकार की कैटेगरी में आ जाएगा। तो स्ट्रेंगुलेशन आप समझ गए होंगे। और ऑप्शन सी क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन। स्ट्रेंगुलेशन हो गया है, जब वहाँ पे आपस में फंदा सा लग गया तो ऑब्स्ट्रक्शन तो होगा ही, रुकावट तो होगी, तो ये है। लेकिन ऑप्शन डी क्या है, ब्लीडिंग। तो दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, इंग्वाइनल हर्निया में ब्लीडिंग नहीं देखी जाती है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सारे ऑप्शंस आपके सामने क्लियर कर दिए, कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कर दो, और भी फ्रेंड हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि आप और हम एक फैमिली हैं, जो कि मैं पहले से कहता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ ए पेशेंट हिस्ट्री टेकिंग। सवाल को दोबारा समझ लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ ए पेशेंट हिस्ट्री टेकिंग। समझ गए। अब हमारे हिंदी वाले साथी समझ लें इसको, सवाल को, कि हिंदी में क्या कह रहा है। हिंदी में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोगी का इतिहास लेने का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा रोगी का इतिहास लेने का हिस्सा है, सवाल ये पूछ रहा है। ऑप्शंस पे चलते हैं। प्राइमरी कंप्लेंट, ऑप्शन ए प्राइमरी कंप्लेंट, या फिर ऑप्शन बी है नेम एज जेंडर। समझ गए ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है फैमिली हिस्ट्री, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। अब इनको समझ लेते हैं ऑप्शंस को, क्योंकि देखो सवाल क्या कह रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पेशेंट हिस्ट्री टेकिंग। जब पेशेंट की हिस्ट्री पूछी जाती है किसी डॉक्टर्स द्वारा,
पेशेंट जब कंप्लेंट लेके आता है, कोई भी डिसीज लेके आता है, कोई बीमारी की वजह से अस्पताल में कौन जाता है? जिसको कोई बीमारी हो गई हो, किसी को कोई अचानक से कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्रोनिक है या फिर एक्यूट है, तो उसकी वजह से वो अस्पताल जाता है। अस्पताल में जब जाता है तो डॉक्टर उससे क्या-क्या बातें करता है, क्या-क्या पूछते हैं, क्या-क्या नोट करते हैं अपने चार्ट में, तो वो सब है। तो पहला क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, प्राइमरी कंप्लेंट। प्राइमरी कंप्लेंट पूछना ज़रूरी है और पूछते हैं, क्योंकि भई अगर पेशेंट गया है, डायरिया लेके हॉस्पिटल के अंदर गया है, वॉमिटिंग लेके गया है या फिर कोई पेन इतना उसको झेल नहीं सकता है वो पेन लेके गया, तो प्राइमरी कंप्लेंट क्या है पेशेंट की? जब डॉक्टर पेशेंट से सवाल कर, हाँ जी बताइए क्या तकलीफ़ है? ऐसा आप देखा है ना, आपने सुना होगा। तो प्राइमरी कंप्लेंट में जब वो बताता है कि जी डॉक्टर साहब मुझे बुखार आ रहा है या मुझे उल्टी हो रही है, तो प्राइमरी कंप्लेंट भी पूछना ज़रूरी है। तो ये ऑप्शन ए इज़ द ये भी सही रहेगा। और बाकी का ऑप्शन बी की बात करें, नेम, एज एंड जेंडर। नेम, एज, जेंडर ये भी पूछना ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट का नाम क्या है, जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, या फिर उसका एज कितनी है। क्योंकि एज के अकॉर्डिंग दवाइयाँ डिसाइड कर देते हैं डॉक्टर, मतलब कि डोज़ डिसाइड कर देते हैं। बोला जाए कि भई 60 प्लस है, तो ओल्ड एज के हिसाब से डोज़ बनाया जाता है, या फिर कोई पीडियाट्रिक है, तो पीडियाट्रिक के बच्चे के हिसाब से बनाए जाते हैं, या फिर कोई इन्फेंट है या फिर एडल्ट है, उस तरीके से डोज़ बनाते हैं लोग, मतलब डोज़ क्लेरिफ़ाई करते हैं जब पेशेंट को दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उस समय इन सब का ही पूछना ज़रूरी है। ऑप्शन सी क्या है? फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का ही पूछना ज़रूरी है। क्यों पूछना ज़रूरी है? क्या पता फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटिक रही हो या फिर बीपी की समस्या रही हो, तो वो कुछ बीमारियाँ जेनेटिक होती हैं। मतलब पिता में थी तो बेटे को होंगी, बेटे में थी तो उसके बेटे को होंगी, माँ में थी तो मदर को, बेटी को, बच्चे को, मतलब कुछ जो डिसीजेस हैं वो जेनेटिक होती है, तो ये भी पूछना ज़रूरी है। फैमिली हिस्ट्री भी पूछना ज़रूरी है। तो इस सवाल के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कोलिसाइटेक्टमी इज कोलिसाइटेक्टमी इज सवाल बड़ा प्यारा और अच्छा भी है, और आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा ये। अगर आप प्रैक्टिस करे जा रहे हैं रूटीनली, किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करे जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में होगा। मेरे ऑप्शन बताने से पहले आपने क्लिक कर लिया होगा, तो ऑप्शन फिर भी बताएंगे, जो हमारे न्यू फ्रेंड्स हैं उनको भी पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है, ए सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव ब्लॉकेज फ्रॉम कैरोटिड आर्टरीज। मतलब एक कोई सर्जिकल प्रोसीजर है जो ब्लॉक रिमूव करेगा ब्लॉकेज को कैरोटिड आर्टरी का। या फिर ऑप्शन बी है, ए सर्जिकल रिमूव द गॉल ब्लैडर। ए सर्जिकल रिमूव द गॉल ब्लैडर। या फिर ऑप्शन सी है, ए सर्जिकल रिमूवल ऑफ ए वोमेन्स यूट्रस। या फिर ऑप्शन डी है, ए रिमूवल ऑफ ए पार्ट ऑफ और द इंटायर ब्रेस्ट। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। गॉल ब्लैडर को रिमूव करने के लिए यह ऑपरेशन किया जाता है, जिसकी डायग्नोज क्या बनती है? जीएसटी बनती है। जीएसटी बोले तो गॉल ब्लैडर स्टोन डिसीज, या फिर इसको दूसरे शब्दों में जाए तो कोलेलिथियासिस भी बोला जाता है। तो कोलेसाइटेक्टमी जो प्रोसीजर किया जाता है वो गॉल ब्लैडर को रिमूव करने के लिए किया जाता है। क्यों करते हैं रिमूव? कई कंडीशन होती हैं। पहली जो प्राइमरी कंडीशन ज़्यादातर होती है वो रहती है स्टोन की वजह से, पथरी की वजह से, या फिर दूसरा रीजन रहता है मेलिग्नेंसी की वजह से। तो क्लियर हो गया होगा। और ऑप्शन डी क्या है इसमें? ए रिमूवल ऑफ ए पार्ट और द एंटायर ब्रेस्ट। एंटायर ब्रेस्ट करने के लिए एक प्रोसीजर अलग से होता है, जिसको एमआरएम बोलते हैं। एमआरएम, जिसको जनरल सर्जन भी करते हैं और ऑन्को सर्जन भी करते हैं। एमआरएम क्या होता है? मॉडिफाई रेडिकल मस्टेक्टमी, जिसमें पूरी ब्रेस्ट को निकाल लिया जाता है। और क्या है? वोमेन्स यूट्रस। यूट्रस को रिमूव करने के लिए टीएलएस भी प्रोसीजर किया जाता है, जिसको टोटल लेप्रोस्कोपी हिस्टेक्टमी भी बोला जाता है, या फिर ओपन की बात की जाए तो टीएच भी बोला जाता है, जिसको टोटल हिस्टेक्टमी बोलते हैं। क्लियर हो गया? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस सवाल का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पेशेंट आर ऑलवेज रिक्वेस्टेड नॉट टू टेक एस्पिरिन फॉर 5 to 7 days पीरियड टू हाई रिस्क सर्जरी बिकॉज। समझे सवाल को? सवाल ना बड़े मजेदार से, इनको पढ़ने में बड़ा मजा आता है। सवाल को दोबारा पढ़ता हूँ। पेशेंट आर ऑलवेज रिक्वेस्टेड नॉट टू टेक एस्पिरिन फॉर 5 to 7 days पीरियड टू हाई रिस्क सर्जरी बिकॉज। हिंदी में बात की जाए तो मरीजों से हमेशा अनुरोध किया जाता है कि वे उच्च जोखिम वाली सर्जरी से 5-7 दिन पहले एस्पिरिन ना लें, क्योंकि मतलब
हाई रिस्क सर्जरी जो होती है उससे 5-7 दिन पहले मना कर दिया जाता है मरीज को कि ये एस्पिरिन टाइप की दवाइयाँ नहीं लेनी है। क्यों मना करते हैं? तो इसमें जो ऑप्शंस हैं, क्योंकि मना मना करते हैं क्योंकि, सवाल कर रहा है मना इसलिए करते हैं क्योंकि हम बताते हैं ऑप्शंस में क्योंकि। तो ऑप्शन ए है ऑफ इट्स हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टीज, ऑफ इट्स हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टीज, या फिर ऑप्शन बी है ऑफ इट्स रोल एज कोगुलेंट, ऑफ इट्स रोल एज कोगुलेंट, समझ रहे हैं? और ऑप्शन सी है ऑफ इट्स एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टीज, या फिर ऑप्शन डी है इट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। देखो दोस्तों, नीचे से शुरू कर लेते हैं। एस्पिरिन क्या काम करती है हमारा? इट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ये तो बिल्कुल भी नहीं करती है। मतलब बिल्कुल क्या, ये इसके लिए नहीं है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए ये दवाई नहीं है। और ऑप्शन ए की बात करें ऑफ इट्स हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टीज, हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टीज में क्या आएगा दोस्तों? हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टीज में आएगा आपका जो ब्लड के अंदर से रिड्यूस करते हैं शुगर की मात्रा को, मतलब शुगर को कम करने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टीज कहलाई जाती है। ऑप्शन बी क्या है? ऑफ इट्स रोल एज कोगुलेंट, कोगुलेंट भी नहीं रहेगा इसका आंसर सही। कोगुलेंट क्या है? मतलब जो थक्का जमाते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा प्लेटलेट का रोल रहता है। अगर कहीं पे कुछ कट लग गया तो तुरंत ब्लड बहेगा, फिर लेकिन तुरंत बाद कुछ देर बाद वहाँ पे जाला सा बैठ जाएगा, बंद हो जाएगा, वो थक्का सा जमा देगी। वो क्या काम करते हैं? प्लेटलेट काम करते हैं। क्या एस्पिरिन हमारा प्लेटलेट कोगुलेंट है क्या? नहीं है। तो ऑप्शन जो सी है इसका वो है ऑफ इट्स एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टीज, ये एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टीज है। मतलब अगर थक्का जम रहा है तो थक्के को हटा देगा, तो इसलिए सर्जरी से पहले मना करते हैं। कई जो हाई रिस्क सर्जरियां होती हैं कि भाई एस्पिरिन को बंद कर लिया जाए, या फिर एस्पिरिन जैसी और कुछ जो दवाइयां हैं उनको बंद कर दिया जाता है 5-7 दिन पहले। क्यों? क्योंकि सर्जरी के दौरान ज़्यादा ब्लड ना बहे, क्योंकि ये एंटीकोगुलेंट है, थक्का नहीं जमने देंगे कहीं पे भी। तो इसलिए इनको कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है 5-7 दिन पहले से ही, सर्जरी के हाई रिस्क सर्जरी के डिपेंडेंट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ इट्स एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टीज। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करते रहें साथ के साथ, क्योंकि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कराने का हमने जिम्मेदारी हमारी है और आप हमारे साथ हैं, इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए है नहीं। क्यों? क्योंकि हम देखो जब से हमने स्टार्ट किया है अपना परिवार यूट्यूब का, तो उसमें हम आपको सारे मटेरियल देते हैं, कैरियर काउंसलिंग भी हम कराते हैं और आपको एमसीक्यू की प्रिपरेशन भी कराते हैं। और कोई गवर्नमेंट एग्जाम वैकेंसी निकल के आती है, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन भी, गवर्नमेंट वैकेंसी अगर निकल के आती है, कोई नोटिफिकेशन आउट होता है तो उसकी वीडियोज आपको हमारे चैनल पर मिलती है। और हम क्या करते हैं, आपको प्रैक्टिकली भी समझाते हैं, प्रैक्टिकली कंज्यूमेबल्स के साथ, प्रैक्टिकली इक्विपमेंट के साथ में हम आपको समझाते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फर्स्ट लाइन ड्रग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फर्स्ट लाइन ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। सवाल समझे? ये पूछ रहा है गंभीर गंभीर इन्फ्लेमेटरी प्रतिक्रिया के उपचार में निम्नलिखित में से कौन सी पहली पंक्ति की दवा है? फर्स्ट लाइन ड्रग पूछ रहा है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में ये पहली दवा पूछ रहा है कि आप कौन सी प्रेफर करेंगे। इसका मतलब ये होगा आपके सामने सारे ऑप्शंस हैं जो कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में दवाइयाँ आपके जो देनी चाहिए वो सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, लेकिन उनमें से कोई एक दवाई है जिसको आप चॉइस करेंगे, तो वो कौन सी दवाई रहेगी जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस ऑफ ड्रग रहेगी। तो ऑप्शन ए है स्टेरॉइड्स दोगे क्या, स्टेरॉइड्स दोगे क्या, या फिर ऑप्शन बी है इंट्रावेनस फ्लूइड एंड प्लाज्मा, या फिर ऑप्शन सी है एपिनेफ्रामाइन, एपिनेफ्रामिन, या फिर ऑप्शन डी है लिवोफेड। देखिए एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन आपको पता होगा किसी की वजह से जो हो जाता है, जैसे एनाफाइलेक्टिक के कॉज क्या होते हैं, डायग्नोज क्या होता जाता है, देखा जाता है जैसे कि टंग स्वेलिंग हो गई, थ्रोट स्वेलिंग हो गई, या फिर नॉइज, या मतलब नॉइजी ब्रीथिंग नहीं हो पा रही है सही से, तो ये सीवियर कंडीशन होती है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन सीवियर कंडीशन होती है कि जिसकी वजह से किसी भी मरीज की जान जा सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आप कौन सी दवाइयाँ चॉइस करेंगे? तो स्टेरॉइड भी नहीं देंगे, और इंट्रावेनस फ्लूइड एंड प्लाज्मा, इंट्रावेनस फ्लूइड तो चलता रहता है नॉर्मली, लेकिन जो सबसे पहली दवाई चॉइस ऑफ ड्रग पूछा है इसमें, फर्स्ट लाइन ड्रग पूछा है, तो वो रहेगी आपकी एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन आपकी दवाई रहेगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और अगर मैं ऑप्शन डी की बात करूं,
लिवोफेड। लिवोफेड क्या करती है? टू रीस्टोर ब्लड प्रेशर बैक टू नॉर्मल। टू रीस्टोर ब्लड प्रेशर बैक टू नॉर्मल, ये लेवोफेड का काम है, जो लेवोफेड दवाई है। लेकिन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एपिनेफ्राइन। क्लियर हुआ? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस? विच इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस? कितना प्यारा सा सवाल है, हिंदी में समझते हैं। जो रोगाणुओं के संचरण का सबसे आम तरीका है, मतलब रोगाणुओं को ट्रांसफर करने का सबसे बेसिक और सबसे आम तरीका, वो कौन सा तरीका है? ये सवाल हमसे पूछ रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन पूछ रहा है। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए मॉइस्चर ड्रॉपलेट, मॉइस्चर की ड्रॉपलेट से होगा क्या? या फिर ऑप्शन बी है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, या फिर ऑप्शन सी है एयर करंट, या फिर ऑप्शन डी है कॉन्टामिनेटेड लीलन और क्लॉथिंग। देखिए दोस्तों, अगर ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस की पूछी जाती है तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आप ज़्यादातर ये होते हैं पैथोजेंस, ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस का। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसे कि मैंने पेशेंट से डायरेक्ट कनेक्ट हुए, पेशेंट को छुआ, फिर मैंने दूसरे पेशेंट को छू लिया, मैंने कोई हैंड वॉशिंग नहीं की, कोई ग्लव्स एक्सचेंज नहीं किए, ना कोई हैंड रब किया, ना कोई सैनिटाइजर किया। मैंने एक पेशेंट को चेक किया, उसका यूरोबैग चेक कर लिया, उसको एब्डोमेन को चेक किया, सारी चीज चेक किया, वही मैं दूसरे पेशेंट पे ऐसे ही चला गया बिना हैंड वॉशिंग के लिए, बिना हैंड वॉशिंग किए हुए, तो ये गलत है। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज द राइट आंसर इसका रहेगा दोस्तों। इसीलिए हॉस्पिटल्स के अंदर कई बार आपने पढ़ा होगा, नहीं तो हम इसके ऊपर भी एक वीडियो ले आएंगे अगर आप कहते हैं तो, आपकी इजाजत है तो, वो है नोजोकोमियल इन्फेक्शन के ऊपर। नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है और कैसे होता है, इससे बचाव क्या है, इन सब के बारे में थ्योरिकल वीडियो हम लेकर आ जाएंगे। अगर आपकी इजाजत होगी तो कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, आफ्टर ट्रीटिंग ए पेशेंट, आफ्टर ट्रीटिंग ए पेशेंट इन प्रोटेक्टिव isolation, after treating a patient in protective isolation, personal protective equipment should be removed in the following order। मतलब आपने किसी आइसोलेशन वार्ड वाले पेशेंट को ट्रीट किया है, उसके बाद जो आपने अपनी पीपीई किट पहनी है, पीपीई किट क्या होती है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो पहनी है, आप उसको रिमूव किस ऑर्डर के थ्रू करेंगे? क्या प्रोसीजर रहेगा आपको उसको रिमूव करने का? ये सवाल पूछ रहा है। हिंदी में बात की जाए, उपचार के बाद सुरक्षात्मक अलगाव में रखे गए रोगी से व्यक्ति के सुरक्षात्मक उपकरण निम्नलिखित क्रम में हटा दिए जाने चाहिए। सवाल ये कह रहा है हिंदी में। तो ऑप्शंस पे चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन बड़े ही प्यारे हैं, बड़े ही लाजवाब हैं। क्यों? क्योंकि थोड़े से कंट्रोवर्शियल ऑप्शन से कंफ्यूज क्रिएट करेंगे। चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन ए है ग्लव्स, गॉगल्स, गाउन या मास्क। ये आपका ऑर्डर रहेगा हटाने का, उनको रिमूव करने का। दोबारा सुन लो, ऑप्शन ए ग्लव्स, गॉगल्स, गाउन और मास्क, या फिर ऑप्शन बी है मास्क, ग्लव्स, गॉगल्स, गाउन, या फिर ऑप्शन सी है गाउन, मास्क, ग्लव्स, गॉगल्स, या फिर ऑप्शन डी है गॉगल्स, गाउन, मास्क, ग्लव्स। मैंने पहले ही बोला था कि थोड़े कंट्रोवर्शियल ऑप्शंस हैं, तो जो प्रोटोकॉल है वही वही रहेगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। अगर हम जाएं, जो हमने कोविड में इस्तेमाल किया था प्रोटोकॉल, जो कि गाइडलाइन के थ्रू आया था, तो वही वाला ऑप्शन मुझे तो राइट लग रहा है। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, अगर आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो तो कमेंट जरूर करना दोस्तों। कमेंट करोगे तो वीडियो पे मुझे लगेगा कि हाँ, आप भी वीडियो को समझ रहे हैं, सवालों को समझ रहे हैं, अपनी राय जरूर देते रहे वीडियो में। तो ऑप्शन डी मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पहले क्या करेंगे दोस्तों, अगर हमने किसी पॉजिटिव पेशेंट को टच करके आए, पॉजिटिव पेशेंट को ट्रीट करके आए, तो उसके बाद क्या करेंगे? अगर हमने अपनी पीपी किट को रिमूव करना है तो पहले क्या करेंगे दोस्तों? पहले गॉगल्स उठाएंगे, गॉगल निकालेंगे। गॉगल मतलब गॉगल आउटर स्पेस पे, गॉगल को निकाल के इस तरीके से रख दिया। उसके बाद क्या है? गाउन, फिर गाउन को निकालेंगे, टच नहीं करें ना इंटरनल पार्ट को, गाउन को निकालेंगे। उसके बाद मास्क को हटा देंगे, अभी बॉडी को टच नहीं किया है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? ग्लव्स को निकाल देंगे। जब ग्लव्स निकल जाएंगे तो फिर आप प्रॉपर सैनिटाइज करके आप जा सकते हैं। तो ये हमारे अकॉर्डिंग ये ऑर्डर रहता है। अगर आपके अकॉर्डिंग कुछ और है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं हमें। चलते हैं वीडियो का लास्ट और आखिरी सवाल। तो दोस्तों आखिरी सवाल पर जाने से पहले मैं कहूँगा कि वीडियो में अगर आपको कुछ कमी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसको बेहतर कर पाएंगे। और
अगर आपके अकॉर्डिंग कुछ और भी टॉपिक्स है जिस पे आप चाहते हैं कि आपको इसकी काउंसलिंग की जाए या फिर कोई और पर्पज है आपका वीडियो के माध्यम से, या आपको इस टाइप की वीडियो चाहिए या फिर आपको ये वाला टॉपिक चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे पास जो कमेंट आते हैं उनमें से जो ज़्यादा कमेंट जिस टॉपिक पे रहती है मैं उसकी तरफ जाता हूँ पहले। तो लेकिन ऐसा नहीं कि जिनकी कम रहती हैं तो उनकी तरफ नहीं जाता हूँ, उनकी तरफ भी जाता हूँ। तो कमेंट से क्या है कि मुझे आइडिया मिलता रहता है कि आप लोग क्या किस टॉपिक की नीड है, उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग चलते हैं। एमसीक्यू की इस समय बहुत बेहद इंपॉर्टेंट नीड है, क्योंकि अभी आरएलएम लखनऊ का एग्जाम होने वाला है और जी जीपीजीआई के भी शायद निकलने वाले हैं, तो कई वैकेंसियां चल रही हैं जिनके नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं, जो बच्चों ने फॉर्म भी अप्लाई कर दिए हैं, तो उनके लिए प्रिपरेशन करानी हमारा परम कर्तव्य है दोस्तों। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए साथ में। चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ। व्हाट डज द स्क्रब पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी What does the scrub person's responsibility include regarding surgical instrument? स्क्रब जो स्टाफ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रिगार्डिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। हिंदी में बात की जाए तो शल्य चिकित्सा उपकरणों के संबंध में स्क्रब व्यक्ति की जिम्मेदारी में क्या शामिल है। दोस्तों सवाल को समझ लेना, ऑप्शन पे चलने से पहले स्क्रब स्टाफ की बात कर रहा है। स्क्रब स्टाफ की प्राइमरी और सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या आवश्यकता रहती है। ऑप्शन ए है चेकिंग इंस्ट्रूमेंट बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी, या फिर ऑप्शन बी है ऑटोक्लेविंग इंस्ट्रूमेंट, या फिर ऑप्शन सी है रिपेयरिंग डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, या फिर ऑप्शन डी है परचेजिंग न्यू इंस्ट्रूमेंट। देखिए दोस्तों, जो एक स्क्रब नर्स होता है उसकी सब में ज़्यादा, जो स्क्रब स्टाफ होता है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है उसके माइंड में, जो वो इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं वो ऑटोक्लेव हैं या नहीं है, वो चेक करना उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कभी अनस्टाइल कोई जो आपने सेट खोला है, सर्जरी आप असिस्ट कराने जा रहे हो, अगर वो स्टाइल नहीं हुआ है या फिर स्टाइल होने गया था, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई ऑटोक्लेव मशीन में और वो सही से स्टाइल नहीं कर पाई, तो जो उसके अंदर स्टिकर रहता है उसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्क्रब स्टाफ की है, क्योंकि वो ओपन सेट को ओपन करेगा तो उस समय उसके सामने स्टिकर आ जाएगा और वो समझ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात रहती है ऑटोक्लेविंग चेक करना कि इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर स्टेलाइज हुए हैं या नहीं हुए हैं। अब इन बाकी के ऑप्शंस पे समझ लेते हैं। चेकिंग इंस्ट्रूमेंट बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी, ये काम रहता है जो सर्कुलेटिंग स्टाफ रहता है, वो बोर्ड पे एंट्री करते हैं कि भाई इस सर्जरी में हमने आर्टरी इतनी दी थी, एलिस इतने दिए थे, बैकपॉक इतने दिए थे, बीपी हैंडल 2 हैं या 1 है, इस तरीके की सारी एंट्री होती है। उस एंट्री में से वो काउंट रहते हैं कि इतने इंस्ट्रूमेंट हम सर्जरी में भी दे रहे हैं और आफ्टर सर्जरी में उनका सर्कुलेटिंग स्टाफ का और जो वहाँ पे स्क्रब स्टाफ है उन दोनों की जिम्मेदारी रहती है कि जितने हमने इंस्ट्रूमेंट लिए थे क्या इतने हम काउंटिंग में वापस ले रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात रहती है, सर्कुलेटिंग की ज़्यादा सर्कुलेटिंग स्टाफ की तरफ ज़्यादा रहता है। और ऑप्शन सी क्या है रिपेयरिंग डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, तो ये रिपेयरिंग ये डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ये ओटी इंचार्ज या फिर जो नर्सिंग इंचार्ज ओटी के अंदर रहते हैं उनकी जिम्मेदारी रहती है। अगर कोई डिफेक्ट इंस्ट्रूमेंट हो गया है तो उसको सही कराया जाए, या तो कंपनी वाले को बुलाया जाए या फिर न्यू आप डिमांड देके परचेज किया जाता है। ऑप्शन डी क्या है परचेजिंग न्यू इंस्ट्रूमेंट, परचेजिंग न्यू इंस्ट्रूमेंट ये सर्जन और परचेजिंग डिपार्टमेंट का रोल रहता है, जो परचेज करते हैं परचेजिंग डिपार्टमेंट जो रहता है उनका और सर्जन का रोल रहता है। वो अपनी डिमांड, सर्जन अपनी डिमांड बताते हैं कि भाई आपको ये इंस्ट्रूमेंट चाहिएगा और परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है उनको परचेज करके प्रोवाइड कराता है। तो ऑप्शन बी जो था ऑटोक्लेविंग इंस्ट्रूमेंट ये इंपॉर्टेंट था और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये राइट रहेगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है, वीडियो को शेयर किया जा सकता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक छोटा सा बटन दबाने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो समझ लो कि आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने गलत चैनल को सब्सक्राइब किया है। हम लोग इतनी मेहनत करेंगे, आपके हर कंटेंट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।